मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पूरे बॉलीवुड में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब गोविंदा को गोली लगने की खबर आई। सवाल यह कि आखिर अभिनेता गोविंदा को गोली कैसे लगी? क्या वाकई ये कोई हादसा था या इसके पीछे की हकीकत कुछ और है? देखिए इनसाइड स्टोरी। सुबह 4:45 जगह गोविंदा का घर मुंबई। गोविंदा कोलकाता जाने के लिए तैयार हो रहे थे। गोविंदा की पत्नी भी कोलकाता में थी और गोविंदा भी जाने के लिए निकलने वाले थे। लेकिन तभी सुनाई दी गोली चलने की आवाज। गोली की आवाज सुनकर सब चौंक गए और फिर गोली चलने का जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। अपने कमरे में गोविंदा लहूलुहान पाए गए। गोविंदा के पैर में गोली लगी थी, खून बह रहा था। गंभीर हालत में गोविंदा को अस्पताल ले जाया गया, जहां ऑपरेशन करके गोली निकाली गई। गोली गोविंदा के पैर में लगी थी, घुटने के करीब। खून काफी बह गया था, जो चिंता का कारण था। लेकिन अब गोविंदा खतरे के बाहर है। अस्पताल से गोविंदा की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि वो अब ठीक है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। गोविंदा के मैनेजर का बयान भी सामने आया है। गोविंदा के मैनेजर ने गोली कैसे चली इसकी वजह बताई है। उनके मुताबिक गोविंदा कोलकाता जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर डिब्बे में रखने जा रहे थे। उसी दौरान उनके हाथ से रिवॉल्वर छूट गई। रिवॉल्वर गिरने से एक गोली चल गई। ये गोली गोविंदा के पैर में लगी। डॉक्टर ने पैर में लगी गोली निकाल दी। ये बयान है गोविंदा के मैनेजर का, जिनके मुताबिक गोविंदा के हाथ से रिवॉल्वर छूटा और गिरने के कारण गोली चल गई। जैसे ही गोविंदा को गोली लगने की खबर फैली, पूरे बॉलीवुड में सनसनी फैल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गोली कैसे चली। कहीं गोली चलने की हकीकत कुछ और तो नहीं। इस घटना से जुड़े कई सवाल हैं, जिनके जवाब जानना बेहद अहम है। पहला सवाल, गन का लॉक खुला कैसे था? गोविंदा के मैनेजर के मुताबिक गन का लॉक खुला हुआ था, जिसके कारण रिवॉल्वर गिरी और गोली चल गई। गन का लॉक खुला होना हैरान करने वाला है। दूसरा सवाल, गन लोडेड क्यों थी? बताया गया कि गोविंदा जिस रिवॉल्वर को रख रहे थे उसमें गोलियां भरी हुई थी, यानी गन लोडेड थी। अब सवाल ये है कि घर में कौन लोडेड गन रखता है? अक्सर लोग गन से गोलियां निकाल कर रखते हैं, लेकिन गोविंदा की रिवॉल्वर भरी हुई थी। तीसरा सवाल, सुबह 4:45 पर गन क्यों निकाली? गोविंदा के मैनेजर के मुताबिक वो डिब्बे में रिवॉल्वर रखने जा रहे थे, तभी हादसा हो गया। ऐसे में सवाल ये है कि सुबह 4:45 बजे गन निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? यानी हादसे की टाइमिंग भी कुछ रहस्य पैदा करती है। अब पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। जिस कमरे में गोली चली, पुलिस ने उसकी भी बारीकी से जांच की है और समझने की कोशिश कर रही है कि किन हालात में ये हादसा हुआ और कहीं इसके पीछे कोई और राज तो नहीं। गोविंदा के साथ अस्पताल में उनकी बेटी है। हादसे के वक्त उनकी पत्नी कोलकाता में थी, वो भी अब मुंबई उनके पास पहुंच गई है। गोविंदा ने अस्पताल से जो ऑडियो जारी किया है वो भी काफी भावुक था, जिसमें उन्होंने कहा कि माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से वो अब ठीक है। गोविंदा 90 के दौर में बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक थे। उन्होंने दूल्हा राजा, हीरो नंबर 1 और कूली नंबर 1 जैसी तमाम सुपरहिट फिल्में की हैं। गोविंदा अपने डांस के लिए मशहूर रहे।
करोड़ों फैंस उनकी डांस के आज भी दीवाने हैं। गोविंदा के एक एक डांस स्टेप्स सेंसेशन बन जाते थे, लेकिन आज गोविंदा का पैर ही घायल है। गोविंदा ने हाल ही में पॉलिटिक्स में दोबारा एंट्री ली थी। मार्च में गोविंदा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी ज्वाइन की थी। वक्त पर फीस ना देने की वजह से मुजफ्फरनगर के अतुल का आईआईटी में एडमिशन नहीं हो पाया, लेकिन अतुल ने हार नहीं मानी और हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से वो फैसला आया जिसने अतुल को पूरे देश के लिए एक मिसाल बना दिया। खास बात यह कि अतुल के 2 बड़े भाई भी आईआईटी के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। देखिए एक सपने के पूरे होने वाली ये बेहद प्रेरणादायक कहानी। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यही बात लागू होती है मुजफ्फरनगर के रहने वाले छात्र अतुल पर। आज अतुल न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है। फीस न देने की वजह से अतुल को आईआईटी में दाखिला नहीं मिल रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अतुल की जीत हुई और अब वो आईआईटी में पढ़ेगा। कुछ चीफ जस्टिस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छा किया और ये बोला कि फीस के फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण तरक्की में बाधा नहीं आनी चाहिए, इसलिए इसका बच्चे का उज्जवल भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। अतुल के आईआईटी में एडमिशन की पूरी कहानी बेहद दिलचस्प है। अतुल ने आईआईटी जेईई परीक्षा में अच्छा स्कोर किया और आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की सीट पाई, लेकिन गरीबी के कारण 24 जून को आखिरी तारीख तक वो फीस जमा नहीं कर पाया। गांव वालों से उधार लेकर किसी तरह फीस के पैसे जमा करने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वक्त पर पैसे जमा नहीं हो पाए। अतुल को एडमिशन फीस न जमा कर पाने की वजह से आईआईटी धनबाद में एडमिशन नहीं मिल पाया था। 17,000 रुपए न देने के कारण अतुल को अपनी सीट गंवानी पड़ी थी। उसे एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अतुल ने हार नहीं मानी। उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। बेंच ने कहा, याचिकाकर्ता जैसे कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने से रोका नहीं जा सकता है। याचिकाकर्ता को आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स की सीट पर एडमिशन देना चाहिए। छात्र के लिए एक अलग सीट बढ़ाई जाए ताकि दूसरे स्टूडेंट के एडमिशन में कोई कठिनाई न आए। जो रेल पे पटरी से उतर गई थी वो वापस पटरी पर आ गई है। अतुल के एडमिशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अतुल के परिवार वाले बेहद खुश हैं। गांव के लोग अतुल को बधाई दे रहे हैं। जी, मेरे भाई का नाम अतुल कुमार है। उसका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था, आईआईटी धनबाद में। उसके बाद हम फीस जमा नहीं कर पाए थे, तो उसी कारण फिर उसका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इसलिए हमने है ना फिर सुप्रीम कोर्ट में है ना याचिका दाखिल की थी, जो आज पूरी हो चुकी, मतलब जिसकी वजह से सीट मिल चुकी है हमें। अतुल अब आईआईटी में पढ़ सकेगा और अपने सपने पूरे कर सकेगा। परिवार वालों का कहना है कि अतुल आगे चलकर पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करेगा। विनेश पवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर। बाबा बागेश्वर अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से बाबा बागेश्वर ने ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। गुरु के जैसे नहीं हो सकते। हमारा गुरु गुरु है, अब हम उसके जैसे हम आदत करें कि हमारे गुरु जी सीधे थे, दाढ़ी इतनी लंबी दाढ़ी, ऐसे चलते थे, ऐसे बोलते थे, ऐसे करते। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में है। उन्होंने बिहार के बोधगया में कथा के दौरान कहा कि मुसलमान अपने मौलवियों का अपमान नहीं करते, लेकिन हिंदू ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हमने हवस का पुजारी सुना है, हवस का मौलवी क्यों नहीं हो सकता है।
धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि प्रायोजित तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मुसलमान कभी नहीं अपने मौलवियों की बेइज्जती करते, लेकिन हम लोग करते हैं। हम उनके विरोध में या पक्ष में नहीं है किसी के भी। हम एक बात बोल, अच्छा हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी कभी कभी बातें होती हैं। तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा आपने, पुजारी जरूर होता है। अच्छा मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा है। बाबा बागेश्वर का कहना है कि गौरक्षा के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। देश में 30 करोड़ गौवंश सुरक्षित नहीं है। उनका कहना है उन्होंने 5 साल पहले नारा दिया था, एक हिंदू एक गाय। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। इनका ब्रेन ब्रॉश ऑलरेडी हो चुका है भारत के सनातनियों का। इन्हें अपने लोगों में ज्यादा कमी और दूसरों में ज्यादा अच्छाई दिखाई देती है। अपने धर्म में ज्यादा कमी, दूसरे मजहब में ज्यादा अच्छाई दिखाई देती है। इन्हें चादर और फादर के पास जाने में मजा आता है। पर अपने कानून बनना चाहिए ऐसे लोगों की। कानून क्या बनेगा? समुदाय बहुत है, भीड़ बहुत है। कानून तो नहीं बनना चाहिए, पर इनके अंदर कानून होना चाहिए कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, समझें, सामने वाले की परिस्थिति को समझें, सामने वाले की स्थिति को समझें, सामने वाला किस स्थिति से। अब हम रात भर नहीं सोए, अब कोई अगर 7 बजे आ जाए कि नहीं हम तो खड़े हैं 2 घंटे के मिलो, तो अब सामने वाले की भी परिस्थिति, उसका शरीर ही है, मशीन नहीं है। दूसरी बात, वो आपके लिए ही जी रहा है। थोड़ा सा आराम करेगा तो वो आपको ज़्यादा दिन तक मिल पाएगा, नहीं तो जल्दी शरीर से खत्म हो जाएगा। बाबा बागेश्वर का ये भी कहना है कि देश के मंदिर सनातन हिंदू बोर्ड के अधीन होने चाहिए और बिना देर किए हिंदू बोर्ड बनाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि मंदिरों और तीर्थ स्थलों के खिलाफ चलाए जा रहे षड्यंत्र को बेनकाब किया जाना चाहिए। पहली बात तो भारत सरकार को सभी मंदिरों को सनातन हिंदू बोर्ड के अधीन करना चाहिए, क्योंकि आस्तिक आदमी और आस्थावान व्यक्ति भगवान की सेवा का देखभाल बड़ा अच्छे तरीके से कर सकता है, दायित्व का निर्वहन कर सकता है। हमारे सेवादार हमारे जो पास रहते हैं वो बहुत अच्छे से हमारी विधि को कर सकते हैं। हमें जानते हैं कि अब चाय चाहिए, अब पानी चाहिए। कोई गैर आदमी आ जाएगा तो वो 2, 4, 10 दिन तो विचलित रहेगा कि अब हम क्या मांग रहे हैं, उसे चाहिए देना क्या है। इसी प्रकार आस्थावान और धार्मिक व्यक्ति अगर वहाँ की देखभाल और प्रशासन में रहेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ की पवित्रता बनी रहेगी। तो भारत को तत्क्षण सनातन हिंदू बोर्ड बना देना चाहिए। इसके साथ ही बाबा बागेश्वर ने ऐलान कर दिया है कि वो 21 नवंबर से 29 नवंबर तक अपनी पहली पदयात्रा करेंगे और जात पात मिटाने का संदेश देंगे। वो करीब 160 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकलेंगे। दूसरी पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन की होगी, तीसरी पदयात्रा लखनऊ से अयोध्या तक और चौथी पदयात्रा वेल्लोर से तिरुपति तक की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरों में आगे बढ़ते, फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। गिरोह का सरगना समेत 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यूपी एसटीएफ ने अलीगढ़ से सबको गिरफ्तार किया है और अमरोहा का साजिद अली है गिरोह का सरगना। आरोपियों से 20 से ज्यादा मार्कशीट बरामद हुई हैं। ग्रामीण डाक सेवक की नौकरी दिलाने के लिए 4 से 5 रुपए ये वसूल रहा था, जिसका नाम साजिद बताया जा रहा है। उस समेत 13 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। अमरोहा का साजिद अली गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। आरोपियों के पास से मार्कशीट्स बरामद हुई हैं। नौकरी दिलाने के नाम पे ये फर्जी वाड़ा उनके साथ किया करते थे। मोहित खान की डीएनए रिपोर्ट को लेकर अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का बयान सामने आया। उन्होंने एक बार फिर से मोहित खान को इनोसेंट बताया। अवधेश प्रसाद के मुताबिक उनको पहले से जानकारी थी कि डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं होगी, इसीलिए डीएनए जांच की मांग की गई थी। निर्देशित नहीं किया गया होता इसको 30 तारीख तक पेश करने का, तो सरकार ही छिपाए रहती, क्योंकि सरकार को पता था कि हमने बड़ा कार्रवाई भी इस पर कर दिया। उसके घर को भी ढहा दिया गया, बुलडोजर भी चला दिया और रिजल्ट आया
कि डीएनए में उसका कुछ आया नहीं, वो पूरी तरह इनोसेंट है ना, तो इसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है। तो ये जो भी काम किए गए हैं ये अच्छे नहीं है, देश के लिए अच्छे नहीं। आज लखनऊ में सीएम योगी ने पदक वीरों का सम्मान किया। यूपी का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 सामान्य और 8 पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इन खिलाड़ियों को कुल 22 करोड़ 70 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। पैरालंपिक खिलाड़ियों को 20 करोड़ 30 लाख और सामान्य खिलाड़ियों को 2 करोड़ 40 लाख रुपए मिले हैं। ये सभी पदकवीर जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश और देश का नाम रोशन करके लौटे हैं, उनका सम्मान यूपी सरकार ने किया और उनको इनाम स्वरूप 22 करोड़ 70 लाख रुपए की नगद राशि दी गई। क्रिकेट के लिए सुश्री दीप्ति शर्मा, एथलेटिक्स के लिए सुश्री पारुल चौधरी, शूटिंग खिलाड़ी में अखिल स्योड़ान, कबड्डी में अर्जुन देसवाल, ये सभी प्रदेश सरकार में डिप्टी एसपी के पद पर सीधे सीधे भर्ती किए गए हैं। और जूडो खिलाड़ी के रूप में श्री विजय कुमार यादव को और कुश्ती खिलाड़ी के रूप में सुश्री दिव्या काकरान को ये नायब तहसीलदार की सीधी नियुक्ति इन्हें उपलब्ध कराई गई है। केनो स्प्रिंग खिलाड़ी के रूप में श्री अर्जुन सिंह को यात्री कर अधिकारी के रूप में, एथलेटिक्स खिलाड़ी के रूप में सुश्री प्राची एवं रोइंग खिलाड़ी के रूप में श्री पुनीत कुमार को जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक दल अधिकारी के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रवीण कुमार को उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 करोड़ रुपए की सम्मान धनराशि दी। प्रवीण कुमार ने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। मैं वॉलीबॉल भी खेलता था और फिर मैं जैसे पेड़ वगैरह हो गया अपना, हम डंडा लगा लेते थे, फिर उस पर कूदते थे। तो बच्चों हम में ऐसे रहा मेरा मन कि यार खेलना ही है, बस ये चीजों में मेरी ज्यादा रुचि थी। तो मैं पहले स्टार्टिंग से ये सब करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करते हैं, अब कैसा लगता है? पीएम सर का बहुत बड़ा रोल है कि इन्होंने जैसे स्पेशली जो दिव्यांगजन है उनको आगे बढ़ाया है, कि हमेशा उनका सपोर्ट किया है, उनको अपने फ्रेंड्स की तरह। हम उनको बोलते हैं पीएम सर का मतलब है इंडिया के लिए प्राइम मिनिस्टर, और हमारे लिए पीएम सर का मतलब है प्रिय मित्र। हम उनको प्रिय मित्र की दृष्टि से देखते हैं और वो हमारे इतने अच्छे मित्र हैं कि हम उनको किसी भी चीज़ के लिए बोलें तो हमें तुरंत उस चीज़ को तुरंत पूरा किया जाता है और हमारी प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व किया जाता है। ये थे प्रवीण कुमार, जिन्होंने पैरालंपिक में गोल्ड जीता। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 करोड़ रुपए की पुरस्कार धनराशि भी दी और उनका कहना है कि जिस तरह से सीएम और पीएम ने दिव्यांग खिलाड़ियों का मान बढ़ाया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। इसीलिए खुद प्रवीण कुमार भी पीएम को प्राइम मिनिस्टर नहीं प्रिय मित्र बोल रहे हैं। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। और रायबरेली से खबर है, जहां रात के अंधेरे में कई ड्रोन दिखने से दहशत मच गई। ग्रामीण इलाकों में ड्रोन दिखने से गांव के लोगों में अफरा तफरी का माहौल दिखने लगा। बछरावा और महाराजगंज तहसील के कई गांवों में ड्रोन दिखने की बात कही जा रही है और इस आकृति को देखकर आशंकित ग्रामीणों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से पूरे मामले को समझा, लेकिन बिना किसी नतीजे पर पहुंचे वापस लौट गई। ग्रामीणों ने इस घटना का वीडियो भी बनाकर वायरल किया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस डिवाइस की तस्दीक की जा रही है, फिलहाल इससे डरने की जरूरत नहीं है। 10-11 ठन ड्रोन कैमरा चल रहे हैं, उड़ रहे हैं पूरे वो आकाश में जी, और पता नहीं कैसा क्या माहौल चल रहा है। अच्छा, कितने ड्रोन हैं? 11 ठन लगभग हैं। कितनी देर से हैं? ये आधा घंटा हो गई लगभग। अच्छा, गांव में सब लोग जग रहे हैं? पूरा गांव जग रहा है, जहाँ देखो तहाँ पूरा हलचल मचा हुआ है। इस तरह की चीज़ें अभी लखनऊ पुलिस के द्वारा, अभी मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, वो किसी भी अफवाह से सावधान रहने को कह रहे थे कि हम लोग भी उसकी जो कॉशन है उसको तस्दीक कर लें, वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से कोई डरने वाली बात नहीं है और अफवाह वाली बात नहीं है। इस तरह की कोई ग्रामीणों में घबराहट की कोई आवश्यकता नहीं है।